हेलो गाइस, आई एम आर्किटेक्ट शादाब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर्किटेक्चर ओपिनियन प्रेजेंटेड बाय पॉप आर्क डिजाइंस। आज की इस वीडियो में क्या बात करेंगे? आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू मेक अ आर्किटेक्चर पोर्टफोलियो। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पार्ट 1 में बात करेंगे टिप्स और कुछ मैंडेटरी चीज़ें जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए पोर्टफोलियो बनाते वक्त, और पार्ट 2 में बात करेंगे मेरे ही पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कैसे मैंने पार्ट 1 की चीज़ों को इंप्लीमेंट किया है पार्ट 2 में और कैसे ही अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश की है। तो वीडियो के दोनों ही पार्ट को ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको समझ पाए कि एग्जैक्टली में पोर्टफोलियो किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं पोर्टफोलियो को। देखिए, पोर्टफोलियो को 3 पॉइंट में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये एक विजुअल रिकॉर्ड होता है आपके काम का। दूसरा पॉइंट कि इसके अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन सिर्फ वो प्रोजेक्ट्स जो कि एक एक्सपेक्ट को दिखाएं, एक सेट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को दिखाएं। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर लैंड यूज़ पे काम करना पसंद है, तो अगर आपको पब्लिक लैंड यूज़ पे ज़्यादा काम करना पसंद है तो आप सिर्फ पब्लिक बिल्डिंग ही लगाइए। अगर आपको कोई स्पेशल टाइप की कैटेगरी की अगर बिल्डिंग बनाना पसंद है, जैसे बहुत लोगों को हाउसिंग बनाना पसंद होता है, तो वो हाउसिंग, रेजिडेंस, अपार्टमेंट, ये सारी टाइप्स के जो हैं बिल्डिंग बनाते हैं। मतलब एक सेट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स को लीजिए और उसी को ही शो कीजिए। एंड थर्ड पॉइंट इज कि इसके अंदर आपके डिज़ाइन और डिज़ाइन प्रोसेस दोनों ही चीज़ें दिखनी चाहिए, उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो के प्रेजेंटेशन की कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन की जाती है। देखिए, इसको 2 पॉइंट में समझाता हूँ। पहला पॉइंट कि पोर्टफोलियो के अंदर आपके प्रोजेक्ट से कंटेंट तो आएंगे ही, वो तो मैंडेटरी है, लेकिन जो आप बुकलेट बनाने वाले हो, द बुकलेट इटसेल्फ शोज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। कहने का मतलब है कि जो आप बुकलेट बनाओगे उसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन ज़रूर दिखना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट के कंटेंट तो मैंडेटरी है, वो तो आने ही है, लेकिन बनाते वक्त का जो पूरा प्रोसेस होता है, जो उसका थीम है, जो उसका पैटर्न है, उसके अंदर आपका रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके स्किल्स दिखने चाहिए कि आप किस स्किल्स को यूज़ करते हुए बना रहे हो। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि आपका उसके अंदर इंटरेस्ट ज़रूर से दिखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो भी चीज़ें चूज हो सके, तो इसलिए वही प्रोजेक्ट्स लगाइए। अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। पॉइंट 2 कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपके ऑडियंस को, मतलब कि जो भी आपका पोर्टफोलियो देख रहा है, उसको आपके प्रोजेक्ट के बारे में या साइट डिटेल के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि उसके अंदर जो भी आप प्रोजेक्ट के इन्फॉर्मेशन रखें वो एक समराइज फॉर्म में हो। दूसरी चीज़, ग्राफिक और टेक्स्ट दोनों के फॉर्म में हो। ये नहीं कि सिर्फ ग्राफिक्स और ये नहीं कि सिर्फ टेक्स्ट, दोनों का ही एक बैलेंस प्रोपोर्शन, एक बैलेंस कॉम्पोजिशन होना चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर। अब बात करते हैं टेक्स्ट एंड फॉन्ट की, जो कि हम यूज़ करते हैं अपने पोर्टफोलियो में। देखिए, टेक्स्ट कुछ ऐसी चीज़ है जिससे कि हम विजुअल इन्फॉर्मेशन लेना पसंद करते हैं। मतलब कि हमने कोई ग्राफिक्स या इमेज देखी और उसके बाद हम उस टेक्स्ट को देखते हैं ताकि हमें कुछ विजुअल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, टेक्स्ट शुड बी शॉर्ट। मतलब कि टेक्स्ट को हमेशा कम लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करो। दूसरा पॉइंट, टेक्स्ट को कभी भी स्ट्रेच मत करो। तीसरा पॉइंट, टेक्स्ट को कोशिश करो कि आप जो भी फॉन्ट यूज़ कर रहे हो उसके अंदर इटैलिक और बोल्ड चीज़ें यूज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि इटैलिक और बोल्ड फॉन्ट्स जो हैं वो यूज़ नहीं होने चाहिए। फोर्थ पॉइंट इज कि टेक्स्ट को हमेशा एक न्यूट्रल फॉन्ट चूज़ करो, कोशिश करो कि न्यूट्रल फॉन्ट लो ताकि वो आपकी इमेज को और ग्राफिक्स को सपोर्ट करे। फिफ्थ पॉइंट इज कि कभी भी अगर आपको लगता है पोर्टफोलियो देख के कि पहला जो आपका फोकस है वो टेक्स्ट पे जा रहा है, बाद में ग्राफिक्स या इमेज पे जा रहा है, तो उस केस में आप अपने फॉन्ट को इमीडिएटली चेंज कर लो, क्योंकि हमारा पहले फोकस जो है वो ग्राफिक्स या इमेज पे जाना चाहिए। उसके बाद उसका सपोर्टिव होता है टेक्स्ट, फिर हम उसको देख के और ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उस इमेज से या फिर ग्राफिक्स से। तो कभी भी ये याद रखिए कि पहला फोकस आपका ग्राफिक्स पे और दूसरा फोकस जो है आपका टेक्स्ट पे जाना चाहिए। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोर्टफोलियो की, मतलब कि पोर्टफोलियो के अंदर कैसे चीज़ें ऑर्गेनाइज करें। इसके 3 पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट, कोशिश कीजिए कि आप सबसे बेस्ट वर्क जो है वो शुरू में ही लगा सके। मतलब स्टार्टिंग करते वक्त ही सबसे आपका बेस्ट वर्क लगा हो, क्योंकि उससे क्यूरियोसिटी बढ़ती है आगे के पोर्टफोलियो को देखने की। सेकंड थिंग इज कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो अगर शुरू में ही अगर आप इंप्रेशन जो है अच्छा नहीं क्रिएट करेंगे तो उनका आगे देखने का, आपके ऑडियंस के आगे देखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट, कोशिश कीजिए कि आपकी प्रेजेंटेशन कुछ इतनी अच्छी हो कि आपके ऑडियंस का इंटरेस्ट आपके पोर्टफोलियो को देखने में बना रहे और क्यूरियोसिटी बनती रहे। तो ऑर्गेनाइज कुछ इस वे में कीजिए कि आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगे और यूनिक लगे। एंड थर्ड पॉइंट इज कि कोशिश कीजिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं उसमें हर एक प्रोजेक्ट को 1 से 4 पेज ही दीजिए। मतलब मैक्सिमम 4 पेज के अंदर वो एक प्रोजेक्ट जो है वो कवर हो जाना चाहिए। ये एक आइडियल माना जाता है। बाकी कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंग जो पेजेस हैं, नंबर ऑफ पेजेस हैं वो बढ़ सकते हैं, लेकिन 1 से 4 पेज जो है वो आइडियल माना जाता है। अब बात करते हैं पैटर्न की।
देखिए जो भी आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं उसमें शुरू में जो भी आप एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए पेज नंबर या फिर कोई प्रोजेक्ट का नाम आप कहीं पर यूज़ कर रहे हैं, तो उसको सेम एलिमेंट को नेक्स्ट पेज पे भी यूज़ कीजिए। मतलब रिपीट होना चाहिए वो सेम एलिमेंट उसी जगह पर, ये नहीं कि नेक्स्ट पेज पे आपने हेडिंग कहीं और लिखी है या पेज नंबर कहीं और लिखा है, क्योंकि उससे क्या है विजुअलाइजेशन और कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ा सा आउट ऑफ द वे चला जाता है। देखिए अब बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ वर्क की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोर्टफोलियो के अंदर आपको अपना स्किल्स शो करना है, अपना इंटरेस्ट शो करना है और आपका वो रिफ्लेक्शन लगना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन के लिए आप अच्छा प्रेजेंटेशन दे रहे हो और एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। स्किल्स आप अपना दिखा ही रहे हो सॉफ्टवेयर के थ्रू और अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू। थर्ड जो आता है वो आता है आपका इंटरेस्ट। तो आपका आपके पोर्टफोलियो के अंदर इंटरेस्ट भी दिखना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो पहला इंटरेस्ट तो आप दिखा रहे हो कि आप अपने सेट्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ही लगा रहे हो, मतलब सारे प्रोजेक्ट्स नहीं लगा रहे हो, सेट्स ऑफ प्रोजेक्ट जो कि आपका इंटरेस्ट शो करेंगे। सेकंड थिंग, एक और तरीका होता है इंटरेस्ट शो करने का, वो ये है कि आप डाइवर्सिटी लाओ अपने वर्क में। मतलब कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स तो लगा दिए, लेकिन साथ ही साथ अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो फोटोग्राफी में है तो कुछ फोटोग्राफी के शॉट्स लगा दो, या फिर कोई ड्राइंग, मॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है, या स्केचेस हैं अगर आपके पास, तो वो सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। वो ज़्यादा बेस्ट रहता है और एक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है आपके पोर्टफोलियो के अंदर। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा डाइवर्सिटी भी आप क्रिएट कर पाओ अपने पोर्टफोलियो में। अब इसमें एक और चीज़ आती है, वो ये कि कभी भी आपको अपना पर्सनल इंटरेस्ट शो नहीं करना है। पर्सनल इंटरेस्ट मतलब कि जैसे मान लीजिए कि आपको पेट की केयरिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप वो सारी फोटोज़ आप लगा रहे हो। तो पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, ऐसा इंटरेस्ट जो कि वैल्यू क्रिएट करे, जैसे कि स्केचेस हो गए, फोटोग्राफी हो गई या ड्राइंग्स हो गए, ये सारी चीज़ें, मॉडल मेकिंग, ये सारी चीज़ें आपको दिखानी होती है डाइवर्सिटी ऑफ वर्क में। तो आई होप कि आपको ये भी पॉइंट जो है काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब बात करेंगे सीवी एंड रिज्यूमे के। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि चाहते हैं कि उनका सीवी या फिर रिज्यूमे जो भी चीज़ें हैं वो अपने पोर्टफोलियो में भी लगाएं। देखिए सीवी और रिज्यूमे जो आपने अलग बनाया है वो तो बनाया है, लेकिन अगर आपको पोर्टफोलियो में भी उसको इंक्लूड करना है तो उसमें एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि उसको आप अपने पोर्टफोलियो के रिदम में ही फॉलो करें। मतलब पोर्टफोलियो को जैसे आपने बनाया है, जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी ही फॉर्म में आप सीवी को भी फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको मेरे पार्ट 2 में भी देखने को मिलेंगी, जिस तरीके से मैंने शो किया है। मैंने मेरा जो सीवी है वो एक अलग बनाया था और उसी चीज़ को जब मैंने मेरे पोर्टफोलियो में इंक्लूड किया तो उसको उस फॉर्म में लाया जिस फॉर्म में कि वो पोर्टफोलियो है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं एडिटिंग वाले पार्ट की, मतलब कि आपको एडिट किस में करना चाहिए, एक बेस्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होगा। देखिए अगर आपको फ़ोटो को एडिट करना है, कोई भी चीज़ें हैं जिसका आपको कलर, ह्यू, सैचुरेशन, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ करनी है, तो उसमें सबसे बेस्ट जो रहता है वो है फ़ोटोशॉप। एंड अगर आपको ऑर्गेनाइज़ करना है, मतलब कि एक पोर्टफोलियो बनाते वक्त सिर्फ पिक्चर्स को ऑर्गेनाइज़ करना है और कहाँ पर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, तो उसमें सबसे बेस्ट होता है अडोबी इन डिज़ाइन, क्योंकि वो आपको एक गाइडलाइन के साथ पूरा एक क्रिएट हुआ हुआ मिलता है। तो उसमें कोशिश कीजिए कि अगर आपको अडोबी इन डिज़ाइन आता है तो आप उसमें ऑर्गेनाइज़ कीजिए अपने पूरे पोर्टफोलियो को, लेकिन जितना भी एडिटिंग वाला पार्ट है वो आप फोटोशॉप पे कीजिए। सेकंड थिंग, इसमें मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहूँगा, वो ये कि फ़ोटोशॉप में जब भी आप कोई भी इमेजेस लेके जाएं तो स्पेशली फ़ोटोशॉप में पोर्टफोलियो बनाते वक्त ये चीज़ का याद रखिए कि जब भी आप फाइल में जाके न्यू पेज क्रिएट करते हैं, न्यू पेज क्रिएट करते हैं, तो उसमें जो आपकी DPI सेटिंग होती है उसको 300 पे रखिए। 300 से ना कम और ना ज़्यादा। देखिए ज़्यादा आप कर नहीं सकते क्योंकि आपका जो लैपटॉप है वो बंद होने के चांसेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ़ोटोशॉप जो है वो प्योरली चलता है रैम पर, तो वहाँ पे रैम जो है वो आपका क्रैश हो सकता है। सेकंड थिंग कि अगर आप उसमें कम रखेंगे DPI, मतलब 300 से कम रखेंगे, तो उसकी इमेज की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, रेजोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो DPI सेटिंग ज़रूर से 300 रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। और गाइज इतना ही है। अब देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ये कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई थंब रूल है, लेकिन ये एक बेस्ट वे है जो कि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखा गया है कि जब कोई भी इंसान किसी भी पोर्टफोलियो को देखता है, कोई भी ऑडियंस किसी भी पोर्टफोलियो को देख रहा है, तो उसका इंटरेस्ट कैसी कैसी चीज़ों में जाता है। पहले ग्राफिक्स में जा रहा है, फिर टेक्स्ट में जा रहा है, फिर किस पेज नंबर पे जा रहा है, कौन से रिप्रेजेंटेशन पार्ट पे जा रहा है, कब 3D पे जा रहा है, कब 2D पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को फॉलो कर सके। बाकी अगर आपको कुछ यूनिक करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना है, तो वो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो कि सर्वे के अकॉर्डिंग और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वो सारी चीज़ें जो है वो नोटिस की गई हैं कि जो ऑडियंस होती है वो कुछ इन टाइप से चीज़ों को देखना पसंद करती है।
तो आई होप कि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। एंड गाइज इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो भी मैंने पॉइंट पार्ट 1 में मतलब इस वीडियो में बताया है वो सारी चीज़ें मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ पार्ट 2 में अपने पोर्टफोलियो में, आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से इंप्लीमेंट किया। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।